हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आफ्टर 3 इयर्स। 28 दिसंबर 2025 को फाइनली हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 3 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स ऐसे क्यों? क्योंकि पहले मैं स्कूल में थी। मैंने अपने 10th में, आई थिंक 10th या 9th में ये जो है चैनल स्टार्ट किया था। फिर मैंने फूड प्रोडक्शन की वीडियो स्टार्ट की थी, तो मुझे अपना भी पढ़ना पड़ता था, फिर फूड प्रोडक्शन की वीडियोस भी बनाती थी, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाता था। तो इसलिए मेरे चैनल पे वीडियोस भी बहुत कम है अभी के टाइम पे। बट नाउ फाइनली मेरा जो 12th क्लास है वो कंप्लीट हो गया है एंड अब मैं कॉलेज में आ गई हूँ। तो अब मेरे पास पूरा टाइम रहता है कि मैं अब वीडियो बना सकती हूँ और अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि एडिटिंग करनी होती है, इतना कुछ करना होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सो फाइनली अब वीडियोस आएँगी और बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। एंड या एक और चीज़, 2026 में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फूड प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। साथ में मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड ऑन करने वाली हूँ इस चैनल पे। एंड या अभी जो बच्चे देख रहे हैं 10th क्लास के, वो 2026 में 11th में चले जाएँगे। तो उनके लिए भी एक सब्जेक्ट में लेके आ रही हूँ। तो यही थी कुछ एक्साइटिंग चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th सेशन 2025-26। तो सैम्पल पेपर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पेपर का ना ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है कि हमारे हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने वाले, कितने मार्क्स के आने वाले, हम ये देखने वाले हैं। फूड प्रोडक्शन का सब्जेक्ट कोड भी देख लो, 409 है हमारा। आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा और आपके जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स का जो आपका पेपर होने वाला है, दैट इज़ 50। ठीक है? आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है और एक फूड प्रोडक्शन है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है ये आपका पार्ट ए है और पार्ट बी आपका फूड प्रोडक्शन है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है इसमें आपके 5 चैप्टर्स आने वाले हैं ये, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। इसमें आपके एक-एक क्वेश्चंस आएँगे सब में से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। लॉन्ग आंसर टाइप्स आपके इसमें से नहीं आएँगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएँगे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएँगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 1 मार्क्स के होंगे और शॉर्ट टाइप आपके 2 मार्क्स के होंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स ही है जिससे आपके 3 क्वेश्चंस आएँगे, बाकी में से आपके 2-2 आएँगे, ठीक है? एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये आपका टोटल 10 मार्क्स का होने वाला है। बाकी नेक्स्ट आपका आता है पार्ट बी, दैट इज़ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में से आपके 6 चैप्टर्स आने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू कुकरी, मेथड्स ऑफ कुकिंग, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कुकरी, सूप, सैलेड, सैंडविचेस, ये सारे आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएँगे 4 सारे चैप्टर में से एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएँगे 1-1 सारे चैप्टर्स में से। डिस्क्रिप्टिव टाइप के, मतलब जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से नहीं आएगा, ठीक है? लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 1 से नहीं आएगा, ठीक है? बाकी सारे चैप्टर्स में से आएगा, ठीक है? तो टोटल आपके सारे चैप्टर्स में से 6-6 क्वेश्चंस आएँगे। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में से आपके 5 क्वेश्चंस आएँगे। फूड प्रोडक्शन आपका 40 मार्क्स का है टोटल। तो ये आपका ब्लूप्रिंट था। अब यहाँ पे आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपके 21 क्वेश्चंस है, 21 क्वेश्चंस है टोटल एंड सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में आपके सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो टोटल तो 21 क्वेश्चंस है, लेकिन आपको करने सिर्फ 15 क्वेश्चंस है। अब उसमें से आपके अलग-अलग क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको कितने-कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो आपको आगे पता चल जाएगा। देखो जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आपके 24 मार्क्स का है और इसमें आपके 5 क्वेश्चंस हैं। देखो इसमें 5 क्वेश्चंस बताए हुए हैं, लेकिन है नहीं 5 क्वेश्चंस, इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? देखो एग्ज़ैक्टली क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें आपके 6 क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे करके टोटल आपका 6 तक है। तो ऐसे आपका है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फिर उसके नीचे पूरा ऐसे। तो ऐसे आपका इन्होंने 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आपके टोटल जो है वो आपके 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस है उनके साथ आपका मार्क्स भी लिखा होगा।
फिर उसके बाद आपका सेक्शन बी आता है सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आपके 26 मार्क्स का होगा, इसमें आपके 16 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लेकिन आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं एंड नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, मतलब यहाँ पे जितने भी 6 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक से होंगे, लेकिन इसमें से आपको करने सिर्फ 4 हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर? ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ वो देखी होगी, फॉलो कर रहे होगे पूरी तरीके से, देन आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है कि भाई आपकी लैंग्वेज अलग है, मेरी लैंग्वेज अलग है, तो इस वजह से हम लोग बात नहीं कर पा रहे। बैरियर क्या होता है, रुकावट, ठीक है, तो लैंग्वेज की वजह से रुकावट आ रही है। ऑप्शन बी बोल रहा है इंटरपर्सनल बैरियर, कि मेरे को आपसे बात नहीं करनी, ठीक है, मेरी आपसे लड़ाई हुई हुई है, तो इस वजह से मैं बात नहीं करना चाहूंगी, या फिर मैं अपने जो मैसेज है वो आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, तो वो इंटरपर्सनल बैरियर होता है। फाइनेंशियल बैरियर, यही आपका आंसर है, क्योंकि एक तो ये हमने पढ़ा नहीं है और ये आपका कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता है। एंड ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में आपकी प्रिंसिपल मैम है, तो प्रिंसिपल मैम को अगर आपको कोई मैसेज देना होगा या फिर कुछ पूछना हो या कुछ बोलना होगा, ठीक है, तो आपको उन तक वो मैसेज पहुंचाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, ठीक है, तो वही ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन सब की वजह से हम लोग अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर वही होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हम सामने वाले को अपने मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, फाइनेंशियल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवम वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? ये क्वेश्चन भी हमने अपने सेशन में किया है, जो मोटिवेशन वाला सेशन था। इसमें बस थोड़ा सा ना जैसे बेस्ट एम्प्लॉय कर दिया है, लेकिन उसमें बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड ऐसा कुछ था, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सेम ही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शिवम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने के लिए। तो ये किस टाइप का मोटिवेशन है? देखो, मोटिवेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मोटिवेशन में क्या होता है कि हम जो चीज़ कर रहे होते हैं वो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मुझे क्रोशे का बहुत शौक चढ़ा था, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं अलग-अलग चीज़ें बनाती थी। अब उसमें ना एक चीज़ बनाने में बहुत घंटे लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है और मैं वो पूरा टाइम लगा रही होती थी। ठीक है, तो वो क्या था, इंटरनल मोटिवेशन था, उससे मुझे कोई अवार्ड या रिकॉग्निशन या कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं उसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे उससे खुशी मिल रही है, तो वो क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। वहीं पे अगर मैं किसी अवार्ड के लिए कर रही होंगी या रिकॉग्निशन के लिए कर रही होंगी या अप्रिसिएशन के लिए कर रही होंगी, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। तो यहाँ पे जो शिवम है वो हार्डवर्क किस लिए कर रहा है, एक अवार्ड के लिए कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस? सो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि ऐसे कौन से ट्रैप है, ठीक है, जिनकी वजह से जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस में फँस जाते हैं। देखो, ऑप्शन ए है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ऑनलाइन प्रेडेटर्स क्या होते हैं, ये इन छोटे-छोटे बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, ठीक है? दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, इन्हें रिवॉर्ड देते हैं या कुछ भी करते हैं, फिर उसके बाद ना इनको धमकियाँ देते हैं या फिर इनसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मतलब इल्लीगल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वो ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं। वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, सी, डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स जो है ये आपके कंप्यूटर में आते हैं और नेटवर्क वगैरह खराब करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन सी है ट्रोजन हॉर्स। देखो, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये किसी कोई भी एप्लीकेशन वगैरह होती है, ठीक है, ये क्या होता है, हमें दिखता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये होता नहीं है, ये हमारी जो भी डेटा वगैरह है वो सब निकाल लेता है। ऑप्शन डी है एंटीवायरस। ये हमारे जितने भी कंप्यूटर में वायरसेस वगैरह होते हैं उसको निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रवि's customer comes to his store and starts shouting at him. He does not get angry, he listens to what his customer is saying. He is,
अब देखो रवि क्या है, एक स्टोर में काम करता है, वहां पे जो भी कस्टमर वगैरह आते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हैं, ठीक है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता है, उनकी बात सुनता है शांति से। तो वो क्या है, हार्ड वर्किंग है, कॉन्फिडेंट है, पेशेंट है और नई चीजें सीखता है। हार्ड वर्किंग आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत शांति से सुनता है, तो वो पेशेंटली बहुत शांति से सुनता है, कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें देखो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की भी और अपनी जनरेशन के लिए भी जो भी डेवलपमेंट वगैरह या रिसोर्सेज वगैरह यूज करते हैं, तो सोच समझ कर यूज करते हैं, ठीक है, हमारे लिए भी यूज हो रहा है, साथ ही साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा बचा कर यूज कर रहे हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि हम फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रख रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि हम फ्यूचर जनरेशन का ही ध्यान रख रहे हैं, हम अपना ध्यान रख ही नहीं रहे, तो ये थोड़ी आंसर होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि हम अपना ध्यान रख रहे हैं, ये भी नहीं होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हम अपना और फ्यूचर जनरेशन दोनों का ध्यान रख रहे हैं, तो हाँ, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही होता है, हम अपना भी ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है वेल बीइंग ऑफ ऑल। अब इसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा कि हम किसका ध्यान रख रहे हैं, हम अपना ध्यान रख रहे हैं या फिर फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो। जो अपराइट मतलब ऐसे सीधा बैठते हैं, तो वो पोस्चर क्या दिखाता है। प्राइड दिखाता है, प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, ह्यूमिलिटी दिखाता है या कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके सारे फूड प्रोडक्शन के हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसमें आपका स्टार्टिंग में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्लेज द रोल ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी। तो हमें आइडेंटिफाई करने ऐसे कंपोनेंट ऑफ फूड जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर का काम करते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का काम करता है, ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपका फैट होता है, ठीक है। देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये भी ऐसा कुछ काम नहीं करता है। प्रोटीन जो है ये आपका रिपेयर और ग्रोथ का काम करता है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जो विटामिन वगैरह होते हैं ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपका हीट देता है और एनर्जी देता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्रूट हैविंग थिन एपिकार्प, फ्लेशी मेसोकार्प एंड स्टोन लाइक हार्ड एंडोकार्प इज मेलन, एप्रिकॉट, लेमन और कीवी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसा फ्रूट जिसका एपिकाप, जिसकी बाहर की लेयर ना थिन हो और अंदर वाली जो लेयर है वो फ्लेशी हो, ठीक है, और उसके बीच वाली लेयर जो है वो हार्ड हो, दैट इज एंडोकार्प। और ये चीज हमें सिर्फ एप्रिकॉट में देखी जा सकती है। तो देखो ऑप्शन ए जो मेलन है, मेलन में क्या होता है कि बाहर की लेयर क्या होती है, हार्ड होती है, मतलब एपिकार्प जो होती है वो थिक होती है, तो यहीं पे हमारा मेलन जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन बी एप्रिकॉट, एप्रिकॉट जो है ये हमारा आंसर है, क्योंकि बाहर की लेयर इसकी थिन होती है और मीजोकार्प जो होती है वो फ्लेशी होती है और एंडोकार्प जो होती है वो हार्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैम एंड चिकन सैलेड कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सैलेड्स। हैम और चिकन सैलेड जो है किस कैटेगरी ऑफ सैलेड में आते हैं, प्रोटीन सैलेड में, पास्ता सैलेड में, शेफ सैलेड में या एपेटाइजर सैलेड में। तो देखो इसका वन एंड ओनली सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज प्रोटीन सैलेड। देखो हमने 4 तरह के सैलेड्स पढ़े हैं, एक सैलेड है वेजिटेबल सैलेड, दूसरा है फ्रूट सैलेड एंड तीसरा है पास्ता एंड फोर्थ है प्रोटीन। तो हमने ये 4 तरह के सैलेड पढ़े हैं, वेजिटेबल में आपके वेजिटेबल्स यूज होते हैं, फ्रूट में आपके फ्रूट्स यूज होते हैं, पास्ता में आपके पास्ता यूज होते हैं एंड प्रोटीन में आपके जो चिकन, हैम ये सब यूज होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो है दैट इज प्रोटीन सैलेड। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लब सैंडविच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बुफे सैंडविच, कन्वेंशनल सैंडविच, क्लोज सैंडविच, फैंसी सैंडविच। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीनों ही आपके क्लोज सैंडविच के एग्जाम्पल्स हैं, और साथ ही साथ आपका क्लब सैंडविच भी जो है ये आपका क्लोज सैंडविच का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपके क्लोज सैंडविच जितने भी है, आपके 7 क्लोज सैंडविच के एग्जाम्पल्स है, कन्वेंशनल, लंच बॉक्स सैंडविच, टी सैंडविच, बुफे सैंडविच, डबल डेकर सैंडविच, क्लब सैंडविच, फैंसी सैंडविच एंड हॉट सैंडविच। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्लोज सैंडविच।
क्वेश्चन नंबर 5 है सी फूड और वेजिटेबल स्ट्यू ऑफन सर्व्ड विद मिल्क और क्रीम। तो क्या वो विलौते होता है, शॉर्डर होता है, बिस्क होता है या ब्रॉथ होता है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है दैट इज शॉर्डर। देखो आपका ब्रॉथ जो होता है ये सिंपल थिन सूप होता है जो कि आपके मीट वेजिटेबल इन सब से बनता है। बाकी आपका बिस्क सूप जो होता है इस सूप में आपकी शेलफिश होती है, ठीक है, और इसको थिकन किया जाता है राइस से। विलौती सूप क्या होता है, ये आपका मीट और वेजिटेबल स्टॉक से बनता है, ठीक है, और इसे थिकन किया जाता है फ्लोर से, और इसमें एग यॉक और क्रीम का मिक्सचर भी डाला जाता है, ठीक है। और जो शॉर्डर होता है ये आपका सी फूड या फिर वेजिटेबल स्ट्यू होता है जिसे हम मिल्क या क्रीम के साथ सर्व करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसे सॉल्ट एंड क्रैकर्स के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर डीप फ्राइंग इज 175 to 190 डिग्री, 170 to 190, 180 to 195, 173 to 193 डिग्री। तो इसमें से जो हमारा आंसर है दैट इज 175 to 190। ये रहा आपका आंसर। वैसे ये सारे टेम्परेचर्स आपको याद करने पड़ेंगे और टेम्परेचर्स आपके आते ही आते हैं, ठीक है। मतलब इनके चांसेस पूरे पूरे होते हैं कि वो आते हैं। सबके याद कर लेना, डीप फ्राइंग, बॉइलिंग और सिमरिंग, इन सब के टेम्परेचर्स आपको दिए हुए होंगे, ठीक है। वो सारे टेम्परेचर्स याद कर लेना, फ़ारेनहाइट में भी और डिग्री सेल्सियस में भी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें पूछा गया आयरिश स्ट्यू इज मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कुकिंग मेथड। आयरिश स्ट्यू हम कौन से कुकिंग मेथड का यूज करके बनाते हैं? देखो, ब्रॉइलिंग, स्ट्यूइंग, ब्रेजिंग, ब्लांचिंग, इनमें से कौन सा यूज होता है? देखो, ब्रॉइलिंग जो है ये आपका ड्राई हीट मेथड का एग्जाम्पल है। देन स्ट्यूइंग, स्ट्यूइंग आप लोग सोचोगे कि स्ट्यूइंग है, लेकिन स्ट्यूइंग नहीं है। आपका आंसर जो है दैट इज सी, ब्रेजिंग। देखो, स्ट्यूइंग क्या होता है, इसमें लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसी में वो कुक हो रहा होता है स्लो हीट पर, और बहुत देर तक वो कुक होता रहता है, और इसे यूजुअली उसी कुकिंग लिक्विड के साथ ही सर्व किया जाता है, और इसे स्ट्यू बनाया जाता है। एंड ब्लांचिंग भी यहीं पे बता देते थे। देखो, ब्लांचिंग में क्या होता है कि आपका जो फूड होता है उसे पार्शली कुक किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका फिंगर फ्राई बनता है ना, फिंगर फ्राइज में क्या होता है, सबसे पहले उसे पार्शली कुक किया जाता है, बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद उसे निकाल दिया जाता है, फिर उसे फ्राई किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ब्रेजिंग, ब्रेजिंग में क्या होता है, आपकी स्टीविंग भी होती है और पॉट रोस्टिंग भी होती है। इसमें क्या होता है, जो फूड होता है उसको हम ब्राउनिंग, मतलब उसको थोड़ा सा ना ऐसे सेक लेते हैं फैट में, मतलब फैट मतलब ऑयल में, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर फिर उस फूड पार्टिकल को हम रख देते हैं, एंड फिर उस लिक्विड के साथ ही उसे सर्व कर देते हैं। तो इसी मेथड से हमारा क्या बनता है, आयरिश स्ट्यू बनता है। एंड बाकी हमारा जो ब्रॉइलिंग होता है ये हमारा ड्राई हीट मेथड में आता है। इसमें क्या होता है कि हम इसे ड्राई हीट पर कुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच फूड कंपोनेंट बिकम्स रबरी एंड चूई ऑन एक्सेसिव हीट। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, एंड ऑप्शन सी है फैट, एंड ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो देखो, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो, प्रोटीन पर जब हम हीट अप्लाई करते हैं ना तो क्या होता है कि पहले ना वो पहले ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग, ठीक है। एग क्या होता है, एग योक पहले ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। फिर उसके बाद जब उसे हीट दी जाती है तो फिर वो वाइट कलर में कन्वर्ट होता है। फिर जब कुछ ज्यादा ही हम उसे पका देते हैं, जब कुछ ज्यादा ही हीट अप्लाई कर दी जाती है, एक्सेसिव हीट दी जाती है, तो वो रबरी और च्यूई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ वेजिटेबल कंटिन्यूज टू ग्रो आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड इट रिस्पायर्स और स्वेट इन प्लास्टिक बैग्स। ऑप्शन ए है पॉट्स, ऑप्शन बी है ब्रोकली, ऑप्शन सी है फंगी, एंड ऑप्शन डी है ट्यूबर्स। देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ऐसे कौन से टाइप के वेजिटेबल्स हैं जो कि आपके हार्वेस्ट करने के बाद भी, मतलब जिन्हें हम ऐसे जड़ से निकाल देते हैं उसके बाद भी वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है, सांस लेते रहते हैं, और प्लास्टिक बैग में अगर आप रखते हो तो वो स्वेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारा आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, फंगी। फंगी में हमारे सारे मशरूम्स आते हैं, और हमने चैप्टर नंबर 3 में जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे अलग अलग वेजिटेबल्स के, उसमें हमने पढ़ा था कि जो फंगी होते हैं, जो भी मशरूम्स होते हैं, उन्हें हार्वेस्ट करने के बाद भी वो ग्रो करते रहते हैं, और अगर हम उन्हें प्लास्टिक बैग में रखते हैं तो वो स्वेट करते हैं। बाकी ऑप्शन ए जो है पॉड्स, पॉड्स में आपकी पीस आती है, मटर आती है, और आपकी बीन्स आती है। ऑप्शन बी ब्रोकली, ठीक है। ऑप्शन डी
ट्यूबर्स में आपके पोटैटो वगैरह आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल्ड सूप? इनमें से कौन सा जो है कोल्ड सूप का टाइप नहीं है? और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पिछले बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आपका जो विषय होता है, सरकी होता है और गिज़पाचो होता है। ये तीनों जो आपके सूप्स हैं, ये आपके कोल्ड सूप्स होते हैं। मतलब इन्हें ठंडा सर्व किया जाता है। बाकी जो आपका कॉन्सम होता है, ये आपका गरम सर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द सैलेड विच हैज़ द क्रंची वेजिटेबल्स used and it is used as an appetizer in the meal. So option A is pasta salad, option B is simple salad, and option C is appetizer salad, and option D is vegetable salad. तो देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था हैम चिकन वाला, तो उसमें हमने देखे थे सारे सैलेड्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे 4 सैलेड्स होते हैं। एक होता है वेजिटेबल्स, फिर होता है फ्रूट, फिर होता है पास्ता, फिर होता है प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे हमारे सिंपल और एपेटाइजर ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन ए और डी। देखो ऑप्शन ए में क्या बोला है, पास्ता सैलेड की, इसमें हमारा पास्ता यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्रंची वेजिटेबल्स की बात हो रही है और इसे हम एज ए एपेटाइजर खाते हैं मील से पहले। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वेजिटेबल सैलेड, वो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड अपीयरेंस टू। Option A is salad, option B is sandwich, option C is soup and option D is canapé. तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी सैंडविच, क्योंकि सैंडविच ही जो होता है उसमें परफेक्ट बैलेंस होता है टेम्परेचर, टेक्सचर, फ्लेवर और अपीयरेंस में। बाकी सैलेड, सूप, कैनपी इन तीनों के लिए ऐसा कोई भी स्टेटमेंट बुक में यूज नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है द सैंडविच इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड अपीयरेंस टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, दिए हुए हैं हमें 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग हैज टू बी डैश ऑफ द सैंडविच कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सैंडविच में कितने पार्ट्स होते हैं। सैंडविच में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए फिलिंग क्या होगा, 1/3 पार्ट होगा हमारे सैंडविच का। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं तो उसमें से एक पार्ट तो फिलिंग होगा ना। तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं नीचे कमेंट करके बताना। So the question number 2 is choose the part of the salad that bound it and makes it appealing. ऐसा कौन सा पार्ट होता है सैलेड का जो कि उसे बहुत ज्यादा अपीलिंग बनाता है? बेस होता है, बॉडी होता है, गार्निश होता है या ड्रेसिंग होता है? तो इसमें से हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बेस। क्योंकि जो बेस होता है ना इसमें हमारा लेटस यूज होता है और लेटस जो होता है ग्रीन कलर का होता है, तो इस वजह से ना हमारा सैलेड जो होता है ना वो बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है। तो ये सेम लाइन आपकी बुक में भी दी गई है, द बेस बाउंड द सैलेड एंड द सैलेड लुक्स मोर अपीलिंग। So question number 3 है soups are easy to digest, they provide nutrients in sufficient amount of dash to the body. Option A is fluids, option B is vitamins, option C is minerals and option D is proteins. देखो इसमें हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, फ्लूइड्स। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स ये सारे के सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं। तो हमें अलग से मेंशन करने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिल रहा होता है, फ्लूइड मिल रहा होता है और ये सेम टू सेम लाइन आपकी बुक में भी है। ये रही आपकी लाइन, सूप्स आर कंसिडर्ड हेल्दी फूड एज दे आर इजी टू डाइजेस्ट, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स टू द बॉडी। Question number 4 is the structure and shape of vegetables and fruits is because of fiber known as option A is anthocyanin, option B is flavons, option C is betalains and option D is pectin. देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 तो वहां पे आपने एंथोसियानिन, फ्लेवोन्स एंड बीटालिन्स पढ़ा होगा। ये तीनों के तीनों कलर्स होते हैं जो कि वेजिटेबल और फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो पेक्टिन होता है ये आपका फाइबर होता है। बाकी देखो अगर जिनको पता भी नहीं होगा ना कि पेक्टिन एक फाइबर है या ऐसा कुछ, वो भी इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकता है अगर उन्हें एंथोसियानिन, फ्लेवोन्स इन सब के बारे में पता होगा तो। सो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, पेक्टिन। So the question number 5 is in which method the flavor of the coal is imparted to the food that is being cooked. इनमें से कौन से मेथड में जो कोल का फ्लेवर है वो आपके फूड में इम्पार्ट किया जाता है, मतलब डाला जाता है, ठीक है, कुकिंग के दौरान में।
ऑप्शन ए है बारबेक्यू, ऑप्शन बी है ब्रॉयलिंग, ऑप्शन सी है ब्रेजिंग एंड ऑप्शन डी है ग्रिडलिंग। देखो ग्रिडलिंग, ब्रेजिंग, ब्रॉयलिंग, इन तीनों में ही आपका कोल यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बारबेक्यू होता है जिसमें आपका कोल यूज होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बारबेक्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर वाटर सोल्यूबल। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वाटर सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, विटामिन बी एंड सी। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है और चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है, दिखा देती हूँ। देखो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह है ये वाला पार्ट, तो उसमें आपका ये दिया हुआ है विटामिन सी एंड बी, ठीक है, आर इजिली डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट इन द कुकिंग वाटर, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं, 6 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जेलेटिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे पेपर्स में आपका जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, कि जेलेटिनाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, स्वेलिंग ऑफ स्टार्च बाय एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट, प्रिपेयरिंग जेलेटिन बेस्ड स्वीट्स, ऑप्शन डी इज ब्राउनिंग ब्रेड स्लाइस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, स्वेलिंग ऑफ स्टार्च बाय एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट। जब मॉइस्ट हीट अप्लाई की जाती है स्टार्च में तो वो स्वेल करता है, ठीक है, तो उसी को हम जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं। बाकी ब्राउनिंग ब्रेड स्लाइसेस ये जो है ये हमारा कैरेमलाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ कुकिंग दैट एम्प्लॉयज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए इज कंडक्शन, ऑप्शन बी इज कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इज इंडक्शन एंड ऑप्शन डी इज रेडिएशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडक्शन। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कुकिंग प्रोसेस जिसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो यूज होती है। तो जो इंडक्शन है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं। बाकी कन्वेक्शन में जो है आपकी एयर के थ्रू आपका फूड कुक हो रहा होता है। कंडक्शन में आपका जो मेटल होता है वो हीट होता है, फिर उसके बाद आपका फूड कुक होता है। रेडिएशन में आप डायरेक्टली हीट यूज करते हो। बाकी इंडक्शन में आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके थ्रू आप कुकिंग कर रहे होते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कुकिंग टाइम ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ। जो वेजिटेबल्स है उनका कुकिंग टाइम किसकी वजह से, किसकी एडिशन की वजह से इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो जब हम कोई एसिडिक चीज यूज करते हैं ना तो वेजिटेबल्स का कुकिंग टाइम बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, लेमन। ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा जो है इसके वजह से हमारा कुकिंग टाइम कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी, बेकिंग पाउडर तो हम बिल्कुल यूज करते ही नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, लेमन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है नेम द सूप इन विच पास्ता इज एडेड। इनमें से कौन सा सूप है जिसके अंदर आपका पास्ता होता है। तो देखो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइनस्टोन। माइनस्टोन जो है इसमें आपका राइस या पास्ता डाला जाता है। देखो यहाँ पे आपका मलिगेटोनी है जो कि इंडिया से है। इस सूप में आप ब्रॉथ यूज करते हो चिकन और लैम्ब का, बाकी आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स वगैरह। बाकी फ्रेंच अनियन सूप जो है ये आपका फ्रांस से है। ये आपका ऐसे टाइप का सूप होता है जो कि यूजुअली मीट स्टॉक पे बेस्ड होता है और अनियंस वगैरह इसमें यूज होते हैं, ग्रेटिनेटेड क्रूटॉन्स वगैरह ये सब ये डाला जाता है। देन माइनस्टोन जो है वो इटली से है। ये जो होता है ये थिक सूप होता है जो कि वेजिटेबल वगैरह से बनाया जाता है और इसमें पास्ता या राइस डाला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है विनेग्रेट 1000 island एंड म्यूनेज एडेड टू अ सैलेड विल फॉर्म इट्स बेस, ड्रेसिंग, बॉडी, गार्निश। देखो ये वाला भी आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपका रिपीट हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विनेग्रेट, 1000 island और मेयोनेज ये अगर हम सैलेड में ऐड करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं। बेस फॉर्म करते हैं सैलेड का, या ड्रेसिंग फॉर्म करते हैं, या बॉडी फॉर्म करते हैं, या गार्निश फॉर्म करते हैं। तो इसमें से हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ड्रेसिंग। ये विनेग्रेट हो गया, 1000 island हो गया, मेयोनेज हो गया, ये सारी की सारी ड्रेसिंग्स होती है, ठीक है, जो कि आपकी सैलेड में यूज की जाती है टेस्ट वगैरह इनहैंस करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रेड इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग सैंडविचेस।
इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ब्रेड जो है सबसे ज्यादा सुटेबल होता है सैंडविचेस वगैरह बनाने के लिए? सो ऑप्शन ए है फ्रेश एंड वार्म आउट ऑफ ओवन, ऑप्शन बी इज अबाउट 12 आवर्स ओल्ड, ऑप्शन सी इज अबाउट अ वीक ओल्ड, ऑप्शन डी इज सॉफ्ट एंड मॉइस्ट वन। ये देखो आपकी बुक में ही ये चीज मेंशन्ड है कि आपका जो ब्रेड है जो कि आपके सैंडविच के लिए यूज हो रहा है वो आपके 12 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश ब्रेड होती है तो वो सॉगी हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है दैट इज बी, अबाउट 12 आवर्स ओल्ड, मतलब 12 घंटे जितना पुरानी चल सकती है, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी। सो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे सेक्शन बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 है एन्यूमरेट एनी टू वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें कोई भी दो तरीके देखने हैं जिससे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स है उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो देखो आपकी आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पॉइंट 1 इज यूज सिंपल लैंग्वेज, हमें सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। पॉइंट 2 इज डू नॉट फॉर्म अजम्पशंस ऑन कल्चर रिलीजन और ज्योग्राफी, हमें किसी भी कल्चर रिलीजन और ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी तरह के अजम्पशन नहीं बनाने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल, हमें इन पर्सन मतलब सामने से सभी से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। टेक्स्ट मैसेजेस इन सब से इतनी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हमारी बात नहीं हो पाती है, राइट? हमें विजुअल्स का यूज करना चाहिए, हमें ट्रांसलेटर वगैरह का यूज करना चाहिए ताकि जो लैंग्वेज से रिलेटेड डिफरेंसेस है उसको हम ओवरकम कर सके। तो इनमें से हमें किसी भी दो पॉइंट को लिख के आना है तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? तो हमें इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। और सेम टू सेम इसी तरीके से आपको अपना आंसर लिख के आना है। देखो पहले आपको लिखना है वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सेम टू सेम आपका क्वेश्चन में से ही लिया गया है। देखो, टू वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे इन्होंने टू हटा दिया, सिर्फ वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन यहाँ तक रखा है। फिर इन्होंने अपना आंसर लिखना स्टार्ट किया है, और वो भी पॉइंटर्स में। पॉइंटर्स में लिखते हैं ना तो आपके एग्जामिनर को ना आपका आंसर बहुत नीट एंड क्लीन दिखता है। आपकी अगर राइटिंग भी नीट एंड क्लीन नहीं होगी ना, पॉइंटर्स में लिखोगे, खुला खुला लिखोगे, तो टीचर को बहुत सुंदर सुंदर लगेगा और आपको मार्क्स बहुत बढ़िया बढ़िया देंगे, ठीक है? तो इसलिए पॉइंटर्स में लिख के आना और ऊपर ऐसे हेडिंग टाइप में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है? तो देखो जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं, देखो यहाँ पे लिख रखा है क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। पॉइंट नंबर 1 इज दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज दे आर फोकस्ड, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज दे नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या चीज इंपॉर्टेंट है उन्हें पता होता है। पॉइंट नंबर 4 इज दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है? तो ये 4 क्वालिटीज है जो कि आपके सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन के अंदर होती है, ठीक है? तो आपको अपना आंसर इसी तरीके से लिख के आना है, और इन 4 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो और आपको मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलैबोरेट ऑन द टर्म ड्रैग एंड ड्रॉप। जो ड्रैग और ड्रॉप है इन दो टर्म्स को हम इलैबोरेट करना है, डिफाइन करना है एग्जैक्टली क्या है। तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, ड्रैग एंड ड्रॉप। टू मूव एन आइटम यू नीड टू क्लिक इट, आपको कोई आइटम को मूव करना है, मतलब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर अगर आपको किसी आइटम को इधर से उधर करना है तो आपको सबसे पहले उसे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? क्लिक करने के बाद उसको होल्ड करोगे माउस से, ठीक है? एंड देन होल्डिंग द माउस बटन डाउन, आप क्या करोगे, माउस के बटन को नीचे क्लिक करोगे। जब आप उस जब आप उस आइटम को नई लोकेशन पे ले आओगे तो यू रिलीज द माउस बटन, तो फिर उसके बाद आपने जो माउस का बटन दबा रखा था उसको आप रिलीज कर दोगे, ठीक है? तो यही क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर आइटम को लेते हैं, उसको क्लिक करते हैं, उसको पकड़ते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ड्रैग करते हैं, ठीक है? लेके जाते हैं, ड्रैग करते हैं, फिर उसके बाद उस जगह पे छोड़ते हैं माउस को। जैसे ही उस माउस के उस बटन को जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो आइटम क्या हो जाता है, वहां पे ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक इंसान को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। डिस्कस इफ इट इज ट्रू और अ मिसकंसेप्शन। तो आपको ये डिस्कस करना है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है कि हमें बहुत सारा पैसा लगता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्या ये ट्रू है या फिर एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत बात है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो मनी, जो पैसे हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं ना, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। Capital is important for starting. However, every business does not need a lot of capital to start, depending on how much money you have or can borrow. कैपिटल जो होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बिजनेस में इतना ज्यादा हमें जरूरत नहीं होती है कैपिटल की। अब वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा पैसों की आपको जरूरत है, कितने पैसे आप ले सकते हो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उस मनी से। Once you make more money, you can put that into your business to make it bigger. अब जैसे ही आपके पैसे आने लग जाएंगे उस बिजनेस से, तो आप उस बिजनेस के पैसों को अपने बिजनेस पे लगा के या कर सकते हो, उस बिजनेस को और ज्यादा बड़ा कर सकते हो। सो इट इज टोटली अ मिसकंसेप्शन दैट अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो इसलिए वो जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी। ठीक है, कि हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब वो देखो बिजनेस पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस कौन सा है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कम पैसे ले लो। ठीक है, कम पैसे ले लोगे तो बिजनेस स्टार्टिंग में थोड़ा चल जाएगा, उससे पैसे मिल जाएंगे तो थोड़ा और पैसा लगा दो, फिर धीरे धीरे करके और पैसे मिलेंगे, फिर और लगा दो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन क्रिएट सस्टेनेबल सिटीज। हम सस्टेनेबल सिटीज कैसे बना सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम अपनी नीड्स तो पूरी कर रहे हैं, साथ साथ में जो फ्यूचर नीड्स हैं उसको भी फुलफिल करते हुए चल रहे हैं, मतलब उनके बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब अगर मैं कोई पर्टिकुलर रिसोर्स यूज कर रही हूँ तो मैं ये भी सोच के चल रही हूँ कि आगे वाली जनरेशन जो है वो भी है, उन्हें भी यूज करना है, तो उनके लिए भी बचा बचा के मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम कैसे सस्टेनेबल सिटीज बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज। पॉइंट 1 इज सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज। हमें क्या करना चाहिए, जो भी एनर्जी है उसे सेव करना चाहिए। जब भी हम कहीं बाहर जाए तो हमें फैंस ऑफ कर देने चाहिए, लाइट्स ऑफ कर देने चाहिए, जब भी यूज में ना हो तब हमें ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, हमें नेचुरल लाइट्स का यूज करना चाहिए जितना हो सके। ठीक, हमें एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स एंड अप्लायंसेस का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से हम कोई सा भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हमें करने 4 हैं। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, इनमें से ये जो आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं, सारे नहीं करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, लिस्ट आउट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनेपीज। जो कैनेपीज है उनकी हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। The canopies are not sandwiches, but they are the one bite-sized piece of the decorated bread slice. ये क्या canopies जो होती है ना, ये सैंडविच नहीं होती है, ये वन बाइट साइज पीस होता है किसी भी ब्रेड स्लाइस का जो कि डेकोरेटेड होता है। जो कैनेपी है ना उसका बेस जो है ये आपका क्रिस्पी टोस्ट जैसा होना चाहिए, या फिर उससे सिमिलर, जैसे बिस्किट वगैरह यूज कर सकते हो। जब कॉकटेल वगैरह होता है वहां पे इसे सर्व किया जाता है अक्सर। एंड पॉइंट 5 है, अ कैनपी कैन हैव द टॉपिंग ऑफ फिश, चिकन, हैम, फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑल्सो। जो कैनेपी है उसमें आपकी फिश, चिकन, हैम, फ्रूट, वेजिटेबल इन सब की टॉपिंग होती है। ठीक है, मतलब उससे डेकोरेटेड होता है, उसके ऊपर ऐसे लगा हुआ होता है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये सारी जो है ये आपकी कैनेपीज हैं। देखो ये आपकी ब्रेड स्लाइस होती है, ब्रेड स्लाइस के ऊपर ये आपकी टॉपिंग्स होती है। अब देखो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग इन सैलेड्स। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि हमें डिस्कस करना है, हमें बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग इन सैलेड्स। सैलेड्स के अंदर ड्रेसिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये डिस्कस करना है।
इट इज अ काइंड ऑफ सॉस विच हैज टू बी सर्व्ड ऑन द सैलेड और विद द सैलेड। ये एक तरह की सॉस होती है, जो ड्रेसिंग होती है वो एक तरह की सॉस होती है जो कि हम सर्व करते हैं सैलेड में, ठीक है, या फिर सैलेड के साथ। मतलब सैलेड के ऊपर लगा देते हैं या फिर हम सैलेड के साथ सर्व कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट टू इज इट डेवलप्स द टेस्ट इन द सैलेड। सैलेड में जब हम ड्रेसिंग डालते हैं ना, तो ये एक टेस्ट डेवलप करता है। विदाउट द ड्रेसिंग द सैलेड इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। बिना ड्रेसिंग के जो सैलेड है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि ड्रेसिंग की वजह से एक अलग सा टेस्ट आता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स टार्टनेस, स्पाइसीनेस, मॉइस्टनेस एंड फ्लेवर। और यहाँ पे कुछ फेमस ड्रेसिंग्स का भी नाम है, जैसे विनेग्रेट हो गया, थाउजेंड आइलैंड मेयोनेज, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देयर आर मेनी थिकनिंग एजेंट्स यूज टू थिकन द सूप्स, नेम एनी फोर सच एजेंट्स। ऐसे बहुत सारे थिकनिंग एजेंट्स हैं जो कि सूप को थिकन करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए यूज होते हैं। तो ऐसे ही कुछ चार थिकनिंग एजेंट का हमें नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे कैसे इन्होंने आंसर लिखा है, द डिफरेंट थिकनिंग एजेंट्स यूज टू थिकन द सूप्स आर। नंबर वन इज क्रीम। क्रीम का यूज किया जाता है गाढ़ा करने के लिए। प्योरे का यूज किया जाता है, जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं उनका प्योरे का यूज किया जाता है। राइस का यूज किया जाता है, फ्लोर का यूज किया जाता है, एग योक और क्रीम का यूज किया जाता है। तो इनमें से कोई से भी चार पॉइंट्स आप लिख सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन किया है कोई से भी चार आपको एजेंट्स बताने हैं। तो चार एजेंट आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। Now, question number 14 is elaborate about the effect of heat on carotenoids. जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो कलर है कैरोटीनॉइड्स, उसके ऊपर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें उसके बारे में बताना है। देखो सबसे पहले ये जान लो कैरोटीनॉइड्स होता क्या है। कैरोटीनॉइड्स एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि आपके येलो, ऑरेंज और कुछ रेड कलर के वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैरेट्स हो गया, कॉर्न हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टमाटो, मैंगो, पंपकिन, इन सब में प्रेजेंट होता है। और ये स्टेबल होता है, मतलब इतना ज़्यादा इसको अफ़ेक्ट नहीं होता है किसी भी एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे क्या आंसर लिखा है, द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कैरोटीनॉइड्स। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं इनके ऊपर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये पिगमेंट जो होता है येलो, ऑरेंज और कुछ रेड कलर के वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कैरेट, कॉर्न, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई। देखो ये बाकी सारे पिगमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, और इस पर ज़्यादा अफेक्ट भी नहीं पड़ता है किसी भी एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम ऑफ कुकिंग से। मतलब एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा खट्टा हो गया, लेमन वगैरह डल गया या बेकिंग सोडा डल गया, तो उसकी वजह से आपके जो फूड का कलर है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब द मेथड डीप फ्राइंग हाउ द शेल्फ लाइफ ऑफ ऑयल कैन बी एक्सटेंडेड। तो सबसे पहले हमें डीप फ्राइंग मेथड को डिस्क्राइब करना है कि क्या होता है, फिर उसके बाद हमें बताना है कि जो ऑयल का शेल्फ लाइफ होता है उसको हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, सबसे पहले डीप फ्राइंग, ठीक है। डीप फ्राइंग के बाद इन्होंने क्या लिखा, द फूड इज यूजुअली सबमर्ज्ड इन हॉट ऑयल। जो फूड होता है उसको हम डुबो देते हैं गरम गरम तेल में, ठीक है। दिस मेथड एब्जॉर्ब्स लेस फैट, लूजेस लेस मॉइस्चर एंड गिव्स अ क्रिस्पी अट्रैक्टिव कलर। ये वाले मेथड में, डीप फ्राइंग मेथड में, हमारा जो ऑयल है, जो फैट है, वो कम एब्जॉर्ब होता है। जो फूड पार्टिकल होता है उसे बैटर से या फिर क्रम्ब से कोट कर दिया जाता है, ताकि जो बहुत ही ज्यादा जो ऑयल की हीट होती है उसको अफेक्ट ना करे, ठीक है, उससे प्रिवेंट करने के लिए। अब वो बैटर आपका बेसन वगैरह का हो सकता है, ठीक है। जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा टेम्परेचर जो है 175 डिग्री सेल्सियस से लेकर 190 डिग्री सेल्सियस में हो सकता है। द ऑयल शुड बी रिप्लेस्ड बाय 15 to 20% टू एक्सटेंड फ्राइंग शेल्फ लाइफ। जो ऑयल है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 15 to 20%, ताकि जो उसकी शेल्फ लाइफ है उसको हम एक्सटेंड कर सकें। अब देखो इन्होंने यहाँ पे कैसे लिखा है इसे। यहाँ पे पहले तो उन्होंने जो डेफिनेशन है, जो उन्होंने डिफाइन करने के लिए बोला कि डीप फ्राइंग को हमें डिफाइन करना है, वो लिखा यहाँ तक, ठीक है, पहले वाले पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ इन्होंने स्टार्ट किया सेकंड क्वेश्चन के लिए, ताकि टीचर को अच्छे से दिख पाए, ठीक है, कि हमने दोनों क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। वरना अगर आप यहीं से स्टार्ट कर देते ना, मतलब यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस को ना छोड़कर आप यहीं से स्टार्ट कर देते अपना आंसर, तो फिर आपके टीचर को ना आपका दूसरा वाला आंसर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, कुकिंग अ फूड इज एसेंशियल, व्हाई।
फूड को कुक करना क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है? जो आपका लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड उसमें से आपके आंसर्स आएँगे इसमें से। देखो पॉइंट 1, इट मेक्स द फूड मोर प्लेटेबल। जो आपका फूड है वो ज़्यादा प्लेटेबल हो जाता है। ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम कुक करते हैं तो बैक्टीरिया किल होता है, हमारा फूड स्टराइल होता है। ये आई अपील बढ़ाता है फूड की। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है? Sixth point is different methods of cooking changes the texture of the food which brings flavor and aroma. अलग-अलग मेथड्स यूज़ होते हैं तो इस वज़ह से उसका टेक्सचर भी चेंज होता है, अरोमा भी चेंज होता है, फ्लेवर भी चेंज होता है, राइट? सेवेंथ पॉइंट इज़ कुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर फूड को हम कुक कर लेते हैं तो उसको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो इन पॉइंट्स में से, इन सातों पॉइंट में से कोई सा भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएँगे। अब यहाँ पे ना आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके 4 मार्क्स के हैं, ठीक है? एंड इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। सो क्वेश्चन 17 इज सूप्स कैन बी होलसम मील, डिस्कस व्हाई सूप शुड बी पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। जो सूप होता है ये एक होलसम मील होता है, तो हमें ये डिस्कस करना है कि क्यों जो सूप है इसे हमें अपनी डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर लिखा है, सूप्स आर कंसिडर्ड हेल्दी फूड एज दे आर इजी टू डाइजेस्ट। जो सूप होता है इसे हम हेल्दी कंसिडर करते हैं क्योंकि हम इसे इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसमें हमें सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूइड मिलता है, ठीक है? अ बोल फुल ऑफ सूप यूजुअली प्रोवाइड्स अ गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो एक बोल होता है सूप का उसमें हमें अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सब मिल जाता है। तो इस वजह से हमें सूप को अपने डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपका लिखना ज़रूरी है और लास्ट में ये लिखना कि सो सूप्स शुड बी पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, ये लिखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने ये चारों पॉइंट लिख दिए उसके बाद हाँ, खत्म, हो गया मेरा काम, ऐसा कुछ नहीं। आपको ये लास्ट वाली लाइन लिखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तब जाके आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही पूछा ये गया है, आप ये पॉइंट लिख दोगे तो टीचर को क्या समझ आएगा? कि भई ये पॉइंट लिख देते कि हाँ, पार्ट ऑफ डाइट हमें रखना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, इन पॉइंट्स के वजह से हमें इसे अपनी डेली डाइट में रखना चाहिए, ठीक है? Now, question number 18 is define sandwiches and discuss about its different parts in detail with suitable examples. हमें ये करना है सैंडविच को डिफाइन करना है एग्जैक्टली सैंडविच क्या होता है ये बताना है, ठीक है? और फिर हमें इसके अलग-अलग पार्ट्स को डिफाइन करना है जैसे ब्रेड और फिर फिलिंग वगैरह इन सब के बारे में और फिर उसके सूटेबल एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम सैंडविच को डिफाइन करेंगे कि सैंडविच होता क्या है, तो पहले लिखेंगे सैंडविच, ठीक है? अगर हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना तो टीचर को बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है? सुंदर-सुंदर लगता है। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, तो उसको कैपिटल लेटर में लिखो, ठीक है? फिर उसके बाद उसके आगे डॉट डॉट लगा दो या फिर लाइन लगा दो, फिर उसके नीचे उसकी डेफिनिशन लिख दो तो और ज़्यादा क्लियर दिखता है, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने आगे से ही स्टार्ट कर दिया, या तो आप ऐसा कर सकते हो या तो आप ऐसा कर सकते हो वो पहली लाइन में से लिखा फिर दूसरी लाइन में आप डेफिनिशन लिख रहे हो, तो वो ज़्यादा क्लियर दिखता है, ठीक है? A sandwich can be defined as a type of food placed between the slices of bread. एक सैंडविच जो है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे टाइप का फूड जिसमें हमारी 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड के बीच में फूड जो है वो रखा जाता है। In the case of sandwich, the breads work as a wrapper to some of food too. तो क्या होता है सैंडविच में 2 ब्रेड्स होती है और बीच में फिलिंग होती है जो एक तरह से फूड को कवर कर रही होती है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे रैपर बोला उसे, ठीक है? अब यहाँ पे हम अलग से लिखेंगे पार्ट्स ऑफ अ सैंडविच, फिर उसके बाद हम लिखेंगे नंबर 1 ब्रेड। द वेरियस टाइप ऑफ ब्रेड्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सैंडविच। अलग-अलग तरह की ब्रेड्स हम यूज़ करते हैं सैंडविच बनाने के लिए, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि फ्रेंच ब्रेड हो गया, पिटा ब्रेड हो गया, फ़ोकाशिया ब्रेड हो गई। अब इनमें से आप 2-3 एग्ज़ाम्पल्स लिख सकते हो, इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी इन्होंने बताया द ब्रेड यूज्ड फॉर सैंडविच मेकिंग शुड बी नॉट मोर देन 12 आवर्स ओल्ड। 12 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रेश ब्रेड भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सॉगी हो जाती है। जो ब्रेड है जो सैंडविच के लिए यूज़ हो रही है उसे हमें रूम टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए और हीट से दूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है स्प्रेड। स्प्रेड में क्या दिया हुआ है? द स्प्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सैंडविच। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैंडविच का। ये एज अ सीलिंग मटेरियल एक्ट करता है सैंडविच के लिए ताकि सॉगीनेस ना आए, ठीक है? और ये फ्लेवर ऐड करता है ब्रेड में और एक मॉइस्चनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है सैंडविचेस में। और जो स्प्रेड है ये आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, स्प्रेडेबल होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट आता है फिलिंग। फिलिंग में क्या लिखा है? द पर्पस ऑफ द फिलिंग इज टू प्रोवाइड फ्लेवर, बॉडी, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीटनेस इन द सैंडविच। जो आपकी फिलिंग होती है इसका एग्जैक्ट पर्पस ये होता है कि ये फ्लेवर देता है, ठीक है? बॉडी देता है, मॉइस्चर देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है और कंप्लीटनेस देता है आपके सैंडविच को। अब देखो सैंडविच है, 2 आपने ब्रेड यूज़ कर ली, फिर आपने स्प्रेड यूज़ कर लिया और फिलिंग आपने दी नहीं, ना कोई वेजिटेबल डाला, ना कुछ डाला, ठीक है? आपने फिलिंग ही नहीं रखी, तो फिर वो कंप्लीट कहाँ से होगा आपका सैंडविच, ठीक है? तो आपका जो फिलिंग होता है ना, ये एक कंप्लीटनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिंग लिख सकते हो कि बीफ होता है, पोर्क होता है, लैम्ब होता है, फिश होता है, एग होता है, फ्रूट होता है, वेजिटेबल हो सकता है। इनमें से आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपका फिलिंग जो है 1/3 पार्ट होता है सैंडविच कंट्रीब्यूशन में। एंड फिलिंग विल बी ऑलवेज फुल ऑफ फ्लेवर्स, हमेशा फुल ऑफ फ्लेवर्स होना चाहिए और जो मीट यूज हो रहा है वो विदाउट बोन यूज होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज न्यूट्रिएंट्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एक्सप्लेन एनी 4 सच टिप्स टू प्रिजर्व देम इन किचन। तो देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं फूड के, तो हमें कोई भी 4 टिप्स देनी है जिससे कि हम किचन में इन न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कर सकें। अब देखो यहाँ पे आंसर किस तरीके से दे रखा है, टिप्स टू प्रिजर्व देम इन किचन। पहले ये चीज लिखी इन्होंने, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने पॉइंटर्स लिखे हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज यूज फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर इन सीजन एज दीज विल यूजुअली बी द हाईएस्ट इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट विद द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग द सीजनल प्रोड्यूस। मतलब हमें फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यूज करने चाहिए जो कि सीजन में है, जो सीजन में अभी आए हैं। उन सीजन वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपके खत्म हो जाते हैं जब हम इन्हें फ्रीज करते हैं, ठीक है? जो भी सीजनल प्रोड्यूस वगैरह होते हैं, जो भी आप वेजिटेबल फ्रूट वगैरह लेके आते हो सीजन वाले, उनको अगर आप फ्रीज करके रखते हो तो उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पॉइंट 2 इज जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, कि हमें वाटर का यूज बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अप टू 50% of vitamin C, thiamine, vitamin B6 and folate content in food can be lost to the water it's cooked in। तो देखो जैसे कोई भी फूड पार्टिकल है जिसके अंदर हमारा विटामिन सी, थियामिन या फिर विटामिन B6 या फोलेट वगैरह होता है, तो जब हम इसे वाटर में कुक करते हैं तो उनमें से 50% जो ये सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं ये निकल जाते हैं। In order to retain water-soluble nutrients, use cooking methods like steaming or stir-frying that use less water। जो भी water soluble nutrients होते हैं जैसे कि thiamine, vitamin C, vitamin B6 वगैरह, इन सबको retain करने के लिए, इन सबको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टीमिंग, स्टर फ्राइंग, इस तरह के कुकिंग मेथड्स यूज करने चाहिए जहाँ पे हमारा कम वाटर यूज होता है। स्टीमिंग, बॉइलिंग, इन सब में हमें कम वाटर यूज करना चाहिए और फिर जो भी वाटर है उसे रीयूज कर लो, ठीक है? कुकिंग में जैसे कि अगर आपको सूप बनाना है, सॉस बनानी है, तो डो बनाना है, इन सब में आप उस वाटर को रीयूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आपका दिया है शॉर्ट कुकिंग ड्यूरेशन। देखो एज अ रूल ऑफ थंब द लॉन्गर फूड्स आर एक्सपोज टू हीट द मोर न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। देखो जब फूड पार्टिकल जो है ज्यादा देर तक कुक होगा तो हीट भी ज्यादा देर तक लग रही है उस पे, और जब बहुत ज्यादा देर तक लगेगी तो न्यूट्रिएंट्स भी उतने ज्यादा हमारे निकलते जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए हमें जल्दी से कुक कर लेना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉट को कवर कर लेंगे जिसमें भी हम
फूड कुक कर रहे हैं उसको हम कवर कर लेंगे ताकि हीट रिटेन हो सके, हीट बच सके, क्योंकि अगर वो खुला रहेगा तो ऊपर से हीट जाती रहेगी। एंड अवॉइड इवेपोरेशन, ठीक है, उसको अगर हम कवर कर देंगे तो इवेपोरेशन अवॉइड होगी। जो वेजिटेबल्स वगैरह अगर हम उन्हें बॉईल करना है तो सबसे पहले वाटर को बॉईल कर लो, फिर जब वो बॉईल होने लग जाए ना तब वेजिटेबल्स को डालो, तो हमारा वेजिटेबल जो है ना वो ज़्यादा जल्दी बॉईल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कि हमें वेजिटेबल्स को बड़े साइजेस में कट करना चाहिए। छोटे साइजेस में कट करेंगे तो उनका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा कि उन्हें ज़्यादा हीट मिलेगी, वाटर मिलेगा, लाइट मिलेगा। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिग्रेड करेंगे। लेकिन वहीं पे हम ज़्यादा बड़े साइजेस में काटेंगे वेजिटेबल्स को तो ऐसा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स कर चुके हैं। यहाँ पे हमें दिए हुए हैं पूरे इन्होंने 7 पॉइंट्स। तो इनमें से कोई से भी 4 पॉइंट्स आप कर सकते हो, ठीक है? पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड वन मोर थिंग, ये जितना कुछ भी कंटेंट आपको दिख रहा है ना, ये सारा आंसर वगैरह, ये सारा आपके बुक में से ही लिया गया है। ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि बहुत अलग सी चीज़ लिखी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सारा का सारा आपका बुक से ही है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर सैलेड गार्निशेस? सैलेड गार्निशेस क्या होती है? ये हमें डिफाइन करना है एग्ज़ैक्टली क्या होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही दिया गया है, गिव सूटेबल एग्ज़ाम्पल। हमें सूटेबल एग्ज़ाम्पल बताना है गार्निश का और फिर ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है ये भी बताना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सैलेड गार्निश। अब इन्होंने एक साथ ही सारा का सारा ऐसे लिख दिया है, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, ठीक है? देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसे अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो 2 मार्क्स तो ऐसे ही काट लेंगे आपके टीचर, ठीक है? तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। पहले आपको सैलेड गार्निश लिखना है, फिर उसके नीचे आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। लाइक इट इज़ द ऑप्शनल पार्ट ऑफ द सैलेड व्हिच व्हेन एडेड एनहांसेस द वैल्यू ऑफ सैलेड। ये ऑप्शनल पार्ट होता है सैलेड का और जब इसे हम ऐड करते हैं तो ये सैलेड को थोड़ा एनहांस करता है। जो मेन पर्पस होता है इसको ऐड करने का वो ये होता है कि थोड़ा सैलेड का ना आई अपील एनहांस हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। इट कैन बी सिंपल और कॉम्पोजिट, ये सिंपल और कॉम्पोजिट दोनों तरीके का हो सकता है। इफ द गार्निश इज इलैबोरेटेड देन इट विल डोमिनेट द सैलेड। देखो गार्निश डालने से क्या होता है कि थोड़ा सुंदर लगने लग जाता है, लेकिन अगर गार्निश ही हम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो फिर वो तो सैलेड को डोमिनेट करेगा, ठीक है? तो इसलिए हमें गार्निश कम डालना चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने गार्निशेस के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि चेरी, मिंट, स्प्रिग्स, कोरिएंडर, ग्रीन स्प्रिग्स, ये सब। देखो अब देखो हम यहाँ पे, अब देखो ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये आपकी बुक का ही है। अब इन्होंने थोड़ा-सा भी आगे-पीछे कुछ भी नहीं किया है। अब आगे-पीछे कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आपका क्या पूछा गया कि सैलेड गार्निश क्या होता है? देखो सबसे पहले आपको लिखना है गार्निश का डेफिनिशन। तो वो डेफिनिशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल पूछा तो दूसरा आप एग्जाम्पल लिखोगे एक लाइन छोड़ के, ठीक है? एक लाइन छोड़ोगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है? तो वो क्या होगा, एग्जाम्पल लिखोगे, फ्यू गार्निशेस यूज्ड आर, अब वो 3-4 आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इनमें से कोई भी 3-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे कि इसका मेन पर्पस क्या होता है ऐड करने का, कि ये आई अपील ऐड करता है फूड में। उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें जो है ये भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आप लिख सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंशियल फॉर्म में, एक ढंग के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि हमें सूटेबल एग्जाम्पल्स देने हैं और फिर हमें स्टीमिंग और स्ट्यूइंग इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे आंसर लिखा है, डिफरेंस बिटवीन स्टीमिंग एंड स्ट्यूइंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन स्टीमिंग मेथड द फूड इज एक्सपोज डायरेक्टली टू स्टीम, स्टीम से डायरेक्टली एक्सपोज होता है। Cooking an item by lightly covering the pan or by wrapping it in foil so that the food gets cooked in its own moisture। तो क्या होता है, स्टीम आती रहती है, उस फूड को हम कवर कर देते हैं, ठीक है, रैप कर देते हैं या कवर कर देते हैं या पैन से कवर कर देते हैं, तो वो अपने ही मॉइस्चर से क्या होता है,
कुक होता रहता है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैकेट पोटैटोज़, स्टीम्ड फिश ये इसके एग्ज़ाम्पल हो गए, ठीक है? स्टीमर्स जो है इसे हम यूज़ कर सकते हैं राइस, दाल इन सबको कुक करने के लिए। ये जो हमारा टेम्परेचर है वो 106 डिग्री से लेकर 121 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड एज़ इट मिनिमाइज़ेज़ द डिसॉल्विंग अवे ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो चीज़ ये कम करता है, ठीक है? Various stewing is a process in which the food particles are surrounded by liquid and it is cooked in slow heat for a long time. Stewing क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड पार्टिकल जो होता है उसके आसपास लिक्विड होता है और उसे हम स्लो हीट पे कुक करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए एंड इट इज़ यूजुअली सर्व्ड अलोंग विद द लिक्विड। इसे लिक्विड के साथ ही जिस लिक्विड के साथ कुक किया जाता है उसके साथ ही सर्व कर दिया जाता है, जिसे हम स्ट्यूइंग बोलते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? स्ट्यू। सो या ये जो है आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। सो यहाँ पे हमारा जो सैंपल पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आपका जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले आपका सेशन होगा, लाइव सेशन जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे, क्विज वगैरह भी करेंगे। तो तब आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर कर लेंगे। बाकी आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है? सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।